साद रफीक ने 1987 में 2 प्लॉट खरीदकर ज़ाती कारोबार शुरू करने का मंसूबा बनाया तो उनकी वालिदा ने उन्हें लाखों रुपए अरेंज करके दिए। 80 की दहाई में शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश थी कि साद रफीक जोनल मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल ना बन सके। 90 में शहबाज शरीफ को यकीन ही नहीं आया जब साद रफीक ने इलेक्शन में उनकी हिमायत करने का वादा किया। नवाज शरीफ के दिल की कदूरत आखिरकार कैसे खत्म हुई और फिर साद रफीक उनके करीब हो गए। शरीफ खानदान ने 7 बार साद रफीक को पार्टी का टिकट नहीं दिया। मुशर्रफ दौर में साद रफीक पर बदतरीन तशद्दुद, मगर मुस्लिम लीग नून ने क्यों उन्हें ओहदे से हटा दिया। पीटीवी की एंकर साद रफीक का इंटरव्यू करने पहुंची तो उन्होंने उसके घर रिश्ता भिजवा दिया। साकिब निसार क्यों पर्सनल होकर सुप्रीम कोर्ट में साद रफीक को लोहे का चना कहकर तंज करते रहे। साद रफीक 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे और उन्होंने क्यों इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया। और सबसे बढ़कर साद रफीक ने पहली रो में बैठे ख्वाजा असद को ये कहकर उठा दिया कि यहाँ अमरीयत के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले बैठेंगे। जस्तजो कर मैं हूँ अवैस गौरी और आज मैं आपको ख्वाजा साद रफीक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पंजाब असेंबली की बैक साइड पे उन पे हमला किया गया तो वो मौके पे उनको 5 गोलियां लगी। कातिल थे वो पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट लोग थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ख्वाजा साद रफीक, मैं और आप 1 to 1 उस इलेक्शन में लड़ लेते हैं और पता चल जाता है कौन किसके पास। कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिली। जमीयत ने उठाया, फिर मुशर्रफ के दौर में मुझे उठाया गया, मारा गया। बांध के मारा जाता है, बेबसी होती है। साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इमरान खान को समझाते थे अगर कभी तुम्हारी बारी आ गई तो बच्चों फिर क्या बनेगा और कैसे सरकार चलाओगे। साद रफीक जेल से बाहर आए तो उन्होंने कारोबार करने का सोचा। वैसे भी करने को कुछ खास था नहीं तो उन्होंने 1987 में प्रॉपर्टी के बिजनेस का आगाज़ किया। उनकी वालिदा ने उनके बकौल जमा किए हुए 25 से 30 लाख रुपए इस ज़माने में उन्हें दिए और दोनों भाई यानी साद और सलमान ने 2 प्लॉट खरीद कर इस बिजनेस का आगाज़ किया। आज साद रफीक और उनके भाई करोड़पति और अमीर तरीन सियासतदान हैं। ये सब कैसे हुआ, ये कहानी के तसलसल में हम आपको आगे बताएंगे। साद रफीक मुस्लिम लीग में ही थे, बतौर कारकुन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही वक्तों में जब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जोनल मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर हिस्सा लिया तो यही शहबाज शरीफ थे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि वो ये इलेक्शन ना जीत सके। मगर साद रफीक कामयाब हो गए। मज़ीद चंद साल ऐसे ही गुजर गए और उस वक्त तक जब तक शरीफ ख़ानदान को अंदरून लाहौर में साद रफीक के ख़ानदान की मदद की ज़रूरत ना पड़ी, वो इसी तरह गुमनामी में ही रहे। 1990 में एक रोज़ शहबाज शरीफ उनके घर पहुँचे और मोहतरमा फरहत से मदद तलब की कि वो उनके हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो 1988 में रुकने पंजाब असम्बली बन चुके थे और रुकने कौमी असम्बली बनना चाहते थे। जब साद रफीक ने उन्हें बतौर कारकुन मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया होगा तो शहबाज शरीफ के लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा। मगर फिर इस ख़ानदान ने अपने इलाके में पूरी मेहनत करके शहबाज शरीफ को रुकने कौमी असम्बली बनवा दिया और यहाँ से शहबाज शरीफ से उनका एक करीबी ताल्लुक़ बन गया। मगर नवाज शरीफ तक पहुँचने में अभी भी कई साल का अरसा दरकार था और नवाज शरीफ तो उन्हें टिकट देने के भी खिलाफ थे। शहबाज शरीफ ये बात समझ चुके थे कि साद रफीक पार्टी और शरीफ ख़ानदान के कितने वफादार हैं। तो जब 1993 के इंतखाबात आए तो शहबाज शरीफ ने साद रफीक से किसी जज्बाती लम्हे में ये वादा कर लिया कि वो उन्हें पंजाब असम्बली के लिए पार्टी टिकट देंगे। मगर जब यही बात नवाज शरीफ तक पहुंची तो शायद उनके सामने माजी की फेम चल गई। नवाज शरीफ के बारे में ये मशहूर है कि वो किसी के खिलाफ कोई बात दिलो दिमाग से मिटाने में सालों लगाते हैं, तो अभी साद रफीक के खिलाफ शायद काफ़ी मलाल बाकी था। साद रफीक नवाए वक़्त के सीनियर सहाफ़ी मजीद निज़ामी के पास पहुँचे। शरीफ ख़ानदान के पुराने सलाहकार हसन पीरज़ादा से सिफारिश करवाई, मगर नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को टिकट दे दिया।
कुल मिलाकर शरीफ खानदान ने 7 बार साद रफीक को पार्टी टिकट देने से इनकार किया, मगर हैरान कुन तौर पर उनकी पार्टी से वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। पार्टी जराए ये भी कहते हैं कि दरअसल पार्टी में गिरोहबंदी की वजह से ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साद रफीक को पसंद नहीं किया करते थे, मगर उनके मुंह फट होने, धड़ेबंदी की आदत के बावजूद उनकी वफादारी सब कमियों पर भारी पड़ गई और आखिरकार उनका नंबर भी आ गया। हुआ कुछ यूं कि 1994 में नवाज शरीफ एक बदतरीन सियासी दौर से गुजर रहे थे। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने नवाज शरीफ पर अरसे हयात तंग किया हुआ था। एक तरफ वह हुकूमत के खिलाफ तहरीके निजात 10 मार्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यही वो साल था जब मेहरान बैंक स्कैंडल में ये इंकशाफ हुआ कि नवाज शरीफ ने सियासी जर्नैलों से पैसे लेकर इंतखाबी मुहिम में लगाए थे। ऐसे ही किसी अफसरदा दिन वो टूटे दिल के साथ जब आज़ाद कश्मीर में सरदार कयूम के घर कूचे, तो वो अपने घर पर नहीं थे, मगर उनके बहुत करीबी साथी बल्कि कारकुन वर्कर साद रफीक घर में अकेले थे और उन्होंने ही नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। हालात कुछ मुख्तलिफ होते तो शायद नवाज शरीफ का रवैया भी मुख्तलिफ होता, मगर अभी खुद सियासी बहराना का मुकाबला करने वाले और ऐसे वक्तों में साद रफीक से मिलने वाले नवाज शरीफ को जब ये मालूम हुआ, बल्कि साद रफीक ने उन्हें जब ये तजवीज़ दी कि पार्टी को इस वक्त तंजीमें नौ और मजबूत करने की ज़रूरत है, तो नवाज शरीफ को भी ज़रूरत का एहसास पहले से ही था। नवाज शरीफ को ये भी मालूम था कि साद रफीक पार्टी के एक वफादार कारकुन है, तो नवाज शरीफ ने उन्हें अगले रोज़ लाहौर में मीटिंग के लिए बुलवा भेजा और यहाँ से एक नए ताल्लुक का आगाज़ हुआ जो आज तक जारी है। और वो साद रफीक जिन्हें 7 बार पार्टी का टिकट नहीं दिया गया था, आखिरकार पहली बार 1997 में रुकने पंजाब असम्बली भी बन गए। साद रफीक मगर अभी लाइमलाइट में नहीं आए थे। शोहरत के इस दीवार को खोलने से पहले अभी उन्हें 2 बार मजीद मार खानी थी, दोबारा जेलें काटनी थी। वो बेनज़ीर हुकूमत में ही गिरफ्तार हुए, उन पर एक बार फिर तशद्दुद हुआ और फिर मुशर्रफ के मार्शल्ला में यही काम दोबारा दोहराया गया। 1999 में मार्शल्ला लगा तो उस वक्त के टक्कर के लोग भी दुबक कर कोनों खुदरों में बैठ गए, मगर जो चंद रहनुमा उस अमरियत के सामने सीना सपर हुए उनमें से एक साद रफीक भी थे। शरीफ खानदान डील करके सऊदी अरब जलावतन हो गए तो पाकिस्तान में ये जावेद हाशमी, रहीम कादरी और साद रफीक वगैरह थे जिन्होंने आमरीत के खिलाफ ना सिर्फ जद्दोजहद की बल्कि मेजर जनरल रिटायर्ड नदीम एजाज के ईमा पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाए गए। मगर हैरान कुन तौर पर वो तमाम लीडरशिप जो खुद तो जलावतन हो चुकी थी या फिर पाकिस्तान में डुबकी हुई थी, वो साद रफीक के खिलाफ सिर्फ इसलिए हो गए कि वो जुर्रत से आमरीत का मुकाबला कर रहे हैं। उन पर पार्टी के अंदर से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि दरअसल वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जनरल मुशर्रफ के कारिंदे हैं और फिर नवाज शरीफ ने साद रफीक से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा वापस लेकर ज़ईम कादरी को दे दिया। नवाज शरीफ खुद चाहे उन्हें बेवफा ना समझते हों, मगर पार्टी की लीडरशिप की तरफ से उन पर इतना दबाव था। दूसरी तरफ जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही को इस नोटिफिकेशन की खबर मिली तो उन्होंने साद रफीक को फ़ोन किया और तंज़न बोले, जनाब की तबीयत साथ होइए या नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें काफ लीग में शामिल होने की पेशकश की, मगर साद रफीक ने बड़े अच्छे अंदाज में लोटा बनने से इनकार कर दिया और अगले रोज़ परवेज़ इलाही के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये जुमले कहे कि मुझे पार्टी से निकाला जा सकता है मगर पार्टी को मेरे अंदर से नहीं निकाला जा सकता, रही सही कसर उस वक्त दूर हो गई जब साद रफीक को मुशर्रफ हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ का एतमाद बहाल हुआ तो इस बार उन्हें मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर बना दिया गया, मगर पार्टी में वाज़े तौर पर एक खलीज थी। वो रहनुमा जो इस मुश्किल वक्त में एक्टिव नहीं थे, वो एक तरफ और दूसरे रहनुमा दूसरी तरफ। आपको एक वाकया सुनाकर उस वक्त का पार्टी मंजरनामा समझाने की कोशिश करता हूँ। पेशावर में गालिबन 2001 या 2002 में मुस्लिम लीग की मरकजी वर्किंग कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो ख्वाजा आसिफ पहली रो में बैठ गए।
ख्वाजा साद रफ़ीक उनके पास पहुँचे और उन्हें बहुत एहतराम से बताया कि पहली रो में वो सियासतदान बैठे हैं जो मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की वजह से मारे खा रहे हैं और सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को साद रफ़ीक ने पहली रो से उठाया और पिछली नशिस्तों पर भिजवा दिया और ख्वाजा आसिफ को आज भी ये सलूक अक्सर याद आता है। नवाज शरीफ और पार्टी लीडरशिप साद रफ़ीक के बारे में इस वक्त कलक साबित हुई जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। मॉडल टाउन थाने में मेजर सैफ ने उनके साथ नारवा सलूक किया। जेल में फौजी आकर उनकी तदलील करते, उन्हें पहले तोड़ने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ से अलग करने की कोशिश की गई, मगर नाकामी पर उन्हें जी भर कर मारा गया। बुरा वक्त था, मगर ये वक्त उस वक्त और ज़्यादा बुरा हो गया जब एक रात उन्हें मार्शल हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें रिहा किया जा रहा है क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं। साद रफ़ीक माफ़ीनामा लिखने से इनकारी थे और जब अगले रोज़ उनकी रिहाई हुई तो उनकी वालिदा कोमे में जा चुकी थी और फिर इसी हालत में 4 रोज़ बाद मोहतरमा फरहत रफ़ीक एक शानदार सियासी ज़िंदगी गुजार कर और अपने बेटे से आखिरी जुमले बोले और सुने बगैर इस दुनिया से चली गई। ये मुशर्रफ का ही दौर था जिसमें साद रफ़ीक 2002 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली बने। मरकजी क़यादत मुल्क से बाहर थी तो साद रफ़ीक ने पार्टी की नुमाइंदगी की। 2008 के इंतखाबात में वो पीपल्स पार्टी के नवीद चौधरी से भारी मार्जिन से जीते। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत में वफाकी वज़ीर इत्तलात और अमूरे नौजवानान संभाली, मगर 3 माह बाद ही उन्हें वजारत से अलग होना पड़ा क्योंकि अदलिया के मामले पर पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा ना किया तो मुस्लिम लीग नून उसके खिलाफ एहतजाज के लिए निकल पड़ी। 2013 में साद रफ़ीक एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली बने। यानी 125 में उनका मुकाबला पीटीआई से हुआ। उन्होंने 45,000 वोटों से फतह हासिल की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उन्हें वफाकी वज़ीर रेलवे बनाया गया। शरीफ ख़ानदान से कुर्बत की वजह से उनकी पार्टी ने एक मजबूत पोजीशन बन चुकी थी तो मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग की खातून कारकुन डॉक्टर नबीला तारिक से उनका एक इख्तलाफ भी मीडिया की जीनत बना जब खातून ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उनका नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट से साद रफ़ीक ने निकाला है और एहतजाज करने पर उन्हें सख्त अल्फाज से डांटा और तहकीर आमेज सलूक रवा रखा गया। साद रफ़ीक मगर इससे इनकारी रहे और उनका कहना था कि वो किसी खातून के साथ बदतमीज़ी का सोच भी नहीं सकते। यही वो दौर था जब साद रफ़ीक पीटीआई और इमरान खान पर तनकीद करने वाले सियासतदानों में सरे फहरिस्त रहे। वो इमरान खान को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देते। यही दौर था जब 2017 में साद रफ़ीक ने दूसरी शादी की। ये कहानी खुद उनकी दूसरी अहलिया बता चुके हैं और ये कोई इतनी ज़रूरी कहानी भी नहीं, मगर इतना बताते चलें कि 2017 में साद रफ़ीक के पास पीटीवी की एक एंकर इंटरव्यू के लिए आई, जिन्हें देखते ही साद रफ़ीक को उनसे मोहब्बत हो गई। साद रफ़ीक ने शफ़क हिरा के घर रिश्ता भिजवाया। वालिदैन ना माने मगर साद रफ़ीक मुस्तकिल मिजाजी से दरख्वास्त करते रहे और 2017 में सादगी से ये शादी हो गई और इसका पाकिस्तानी अवाम को उस वक्त मालूम हुआ जब 2018 के इंतखाबात में साद रफ़ीक में कागजात नामजदगी जमा करवाए तो इनमें दूसरी शादी का जिक्र भी था। ये इलेक्शन भी दिलचस्पी और हंगामों से खाली नहीं थे। हल्का 131 से 2018 में साद रफ़ीक के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के सरबराह इमरान खान थे और कप्तान 1000 वोटों की बर्तरी से जीत पे। साद रफ़ीक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मगर इस बार भी इमरान खान की जीत को शिकस्त में ना बदल सके। इमरान खान 4 हलकों से कामयाब हुए थे तो उन्हें ये नशिस्त छोड़नी पड़ी। ज़िमनी इलेक्शन हुए तो साद रफ़ीक 10,000 वोटों की बर्तरी से हुमायूं अख्तर को शिकस्त देकर रुकने कौमी असम्बली बन गए, मगर अब उनका दौरे इब्तला शुरू हो चुका था। साद रफ़ीक का वो बयान बहुत मशहूर हुआ जब उन्होंने पानामा केस की समाअत के दौरान एक जलसे में खिताब के दौरान कहा था, हम लोहे के चने हैं, हमें चबाने की कोशिश ना करो, अगर हमें चुबाओगे तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने उस वक्त उनके इस बयान का बहुत बुरा मनाया और फिर जब इमरान खान की हुकूमत आ गई तो सबसे पहले जिन सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू की गई उनमें साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक शामिल थे।
उस वक्त पीटीआई के रहनुमा लोहे के चने का जिक्र करके तंज करते पाए जाते। नैब में दोनों भाइयों के खिलाफ आशियाना हाउसिंग और पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के इल्जामात में तहकीकात शुरू की गई। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि साद रफ़ीक पैरागॉन के बेनामी मालिक हैं। उन्होंने अपनी अहलिया, भाई सलमान रफ़ीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन भट्ट के साथ मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई और बाद में एयर एवेन्यू का नाम बदलकर पैरागॉन रखा गया। उन्हें नैब की तरफ से गिरफ्तार किया गया। फिर मुस्लिम लीग नून के ही एमपीए कैसर अमीन भट्ट की गिरफ्तारी और साद रफ़ीक के खिलाफ वादा माप गवाह बनने की खबरें भी आती रही। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट में जाती होते हुए साद रफ़ीक के जिक्र पर लोहे का चना कहकर तंज करते रहे। मगर इस दौरे इत्तला में भी साद रफ़ीक जब प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली में लाए जाते तो वह नाडर और बेबाक तकरीरें करते और इमरान खान की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते। वही सुप्रीम कोर्ट जिसमें साकिब निसार तंजन कहा करते थे, किधर है लोहे का चना। और इसी सुप्रीम कोर्ट से मार्च 2020 में साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक को रिहा करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए गए। नैब के पास जमानत खारिज करने की कोई बुनियाद नहीं है। ख्वाजा बरादरान के अकाउंट्स में पैसे आए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है? अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो नैब दिखाए। या तो नीयत ख़राब है या इसमें अहलियत का फुकदान है। दोनों ही सूरतों में मामला इंतहाई संगीन है। साद रफ़ीक ने करप्शन के इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से जुलाई में 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया, जिसमें इमरान खान के सियासी इंतकाम और नैब के किरदार पर संगीन सवालात उठाते हुए रिमार्क्स दिए गए। नैब के हवाले से तासुर है कि इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ताकतवर की जानिब से सियासी हरीफों को नैब के ज़रिए निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से नैब पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो गया है। वाज़ेह नहीं कि नैब ने इस केस में कार्रवाई क्यों शुरू की। नैब को प्लाटों की अदम हवालगी की शिकायत मिली या तफ्तीश में कुछ सामने आया। नैब रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात है और नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सोसाइटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजरील की बदतरीन मिसाल है और अदालत को इंतजामी इकदामात पर नज़रसानी करनी चाहिए। अदालती फैसले में हबीब जालिद के शेर का हवाला भी दिया गया, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। इमरान खान का दौर साद रफ़ीक और उनके ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किल दौर था, मगर फिर वो वक्त भी आया जब इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हुए। 2024 के इलेक्शन करीब आए, मगर साद रफ़ीक इस बार इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग की हुकूमत तो आ जाएगी मगर इज्जत चली जाएगी। जब साद रफ़ीक के इंतखाबी हल्के में बड़ी तब्दीली की गई तो उन्हें मालूम हो गया कि उनकी जीत के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है और जीत के लिए उन्हें फॉर्म 47 की ऑफर को कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने शरीफ खानदान को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मगर शरीफ खानदान ने उनके भाई सलमान रफ़ीक के ज़रिए दबाव डलवाया और इस तरह साद रफ़ीक इंतखाबी अखाड़े में उतरने पर आमादा हो गए। मगर नतीजा वही निकला जिसका उन्हें खदशा था। वो इलेक्शन हार गए और ज़राए के मुताबिक उन्होंने राना सनाउल्लाह की तरह फॉर्म 47 की ऑफ़र को कबूल करके कामयाबी हासिल करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, मगर साद रफ़ीक मीडिया से दूर रहे। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया और कहा कि वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जुस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।